आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन आज का हमारा टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, अच्छा याद कीजिए तो पहला पिछले कुछ क्लास जैसे हमारा पहला था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद फिर वोटर लिस्ट है ना, उसके बाद फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये चारों का चारों टॉपिक हमारा किसके अंदर था, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इस प्रकार का एक टॉपिक था, याद कीजिए है ना। उसके अंदर ये सारा का सारा हमारा एक नहीं कि छोटा सा सब टॉपिक था, है ना। और मेन हेडिंग का नाम क्या था, मेन हेडिंग का नाम था व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो उसके अंदर आपने जो है सबसे पहले पढ़ा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद वोटर लिस्ट और उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। ठीक है, देखो इलेक्शन कैंपेन बेसिकली क्या होता है, इसको पहले एक बार में बता दे रहे हैं, उसके बाद जो बुक में लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन कैंपेन बेसिकली ये होता है जब चुनाव के वक्त आप देखते हैं ना, प्रचार प्रसार करना, डीजे बजाना, गाड़ी के पीछे अपने पार्टी का पोस्टर चिपका के नारा लगाना, इस प्रकार का, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। और चुनाव के वक्त आप ये भी देखते होंगे कि अलग अलग जगह पर नेताजी हमारे जाते हैं, है ना, माइक के यानी कि स्टेज पे जाके भाषण देते हैं, प्रॉमिस करते हैं लोगों के साथ, वो लोगों को बताते हैं कि आप हम ही को वोट दीजिए, यदि हम जीत गए तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो यही सारा प्रोसेस यानी कि बेसिकली चुनाव में प्रचार प्रसार करना, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ताकि लोग हमको वोट दे सके, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, चलिए तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि बेसिकली हमने आपको बता तो दिया, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ये भी जानना जरूरी है। लिखा हुआ है इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन जो है ना 2 सप्ताह चलता है। 2 सप्ताह यानी कि कितना दिन हो गया, 14 दिन हो गया। तो 14 दिन जो है ना केवल और केवल चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार ही होता है। और ये 2 सप्ताह का टाइम कब शुरू होता है मालूम है, जब अलग अलग पार्टी अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर देता है कि हमारा ये कैंडिडेट फलाने जगह से यानी कि फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है। मतलब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी ने क्या किया, अपना एक पूरा लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, उस लिस्ट में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि हमारा ये कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव को लड़ रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो जब पार्टी यानी कि जब पॉलिटिकल पार्टी अपने फाइनल लिस्ट को जारी कर देता है, बता देता है कि हमारा ये कैंडिडेट इस जगह से चुनाव को लड़ रहा है, उस समय से लेकर जब चुनाव होना है यानी कि जब वोट पड़ना है, उस समय के बीच में, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ये 2 सप्ताह का टाइम कब दिया जाता है, जब पॉलिटिकल पार्टी एक बार डिसाइड कर दिया, बता दिया, फाइनल लिस्ट बता दिया कि हमारा ये कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव को लड़ रहा है, कंटेस्ट कर रहा है, उस समय से लेकर वोट डालने से पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसी के बीच में 14 दिन जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया जाता है, ताकि आप क्या कर सकें, वोटर्स के पास जा सकें, उनके साथ प्रॉमिस कर सकें, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें ताकि वो आपको वोट दे। यही तो हमारा होता है इलेक्शन के चुनाव के वक्त, है ना। इसीलिए तो आप देखते होंगे जब चुनाव होता है तो बाजा बाजता है ना, डीजे बाजता है, नेताजी हमारे मोहल्ले में घूम घूम के आते हैं, हमसे हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि वोट हमको दीजिएगा। वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय पे इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है और वो मात्र 2 सप्ताह के लिए होता है, 14 दिन के लिए बस। आपको 14 दिन में जितना करना है कैंपेनिंग उतना कर लीजिए, जितना लोगों से मिलना है उतना मिल लीजिए। उसके बाद 14 दिन खत्म होने के बाद यदि आप कहीं पर भी दिख गए ना, तो आपके नॉमिनेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी कि आपका नाम चुनाव के पद से हटाया भी जा सकता है। ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड का बात हो रहा है, वही 14 दिन का बात हो रहा है ना, वही 14 डेज का बात हो रहा है, यानी कि 2 वीक का। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, यानी कि उसी 14 दिन के अंदर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अपना वोट हम ही को देना। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, और जो हमारे बड़े बड़े लीडर होते हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, भाषण देते हैं,
मीटिंग करते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, है ना, पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, सपोर्टर्स को अपनी ओर खींचते हैं ताकि वो लोगों को कह सके कि भाई हमको अपना वोट हम ही को देना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और ये वही समय है जिस समय पे आपको न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में, हर जगह पर, दीवालों में, सड़कों पर, हर जगह आपको पोस्टर दिखाई पड़ जाएगा इलेक्शन से रिलेटेड स्टोरी और डिबेट को डिस्कस करते हुए, है कि नहीं। जब चुनाव होता है तो आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर जो है ना पूरी तरीके से चुनाव से भरा हुआ रहता है। चुनाव यानी कि इलेक्शन रिलेटेड इशू से, समस्याओं से, स्टोरीज से, डिबेट से भरा हुआ रहता है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू। इलेक्शन कैंपेन के दौरान यानी कि जब हमारे नेताजी, हमारे लीडर हमारे सामने जब आते हैं, वोट की मांग करते हैं, उस समय पे वो बड़े बड़े इशू को हमसे गिनवाते हैं मतलब क्या, हमारे सामने ऐसे ऐसे बातों को रखते हैं जिस पे हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, भारत में भी सबसे कॉमन क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये सब क्या है, कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे नेताजी हमारे सामने आएंगे, बोलेंगे कि देखो भाई यदि तुमने हमको अपना वोट दिया और यदि हम जीत गए तो हम क्या कर देंगे, बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हर नौजवान उसको क्या करेगा, वोट देगा, क्योंकि रोजगार का जरूरत सबसे ज़्यादा आज किसको है, नौजवान को, यंग लोगों को, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि चुनाव के वक्त हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े इशू, समस्याएं लाए जाते हैं जिन पे कि लोग सबसे ज़्यादा गौर करना चाहते हैं, जिनको लेकर लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, आगे दे वांटेड टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट दैम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। तो उस इशू को सामने लाकर वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास ये समस्या है और यदि तुमने अपना वोट हमको दिया तो ये समस्या तुम्हारा गायब हो जाएगा, यानी कि हम तुम्हारे समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, तो वोट तुम अपना हम ही को देना। इस प्रकार से बात किया जाता है उस समय पे। उसके बाद सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस आर गिवन बिलो। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो कि अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिया गया है। ठीक है, अब स्लोगन क्या होता है भाई, नारा, है ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ना कि तुम हमें खून दो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे, कहा था ना। उसी प्रकार से जो है हमारे चुनाव के वक्त अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना अलग अलग स्लोगन निकालते हैं। तो उसी स्लोगन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पे है कि द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी को लीड कौन कर रही थी, इंदिरा गांधी कर रही थी, तो उस समय पे इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या नारा दिया था, क्या नारा दी थी, गरीबी हटाओ, है ना। इसका मतलब क्या, रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, हाँ, इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971, यानी कि 1971 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मतलब लोकसभा का इलेक्शन जब हो रहा था, उस समय पे इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के तरफ से, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। तो ये बहुत ज़्यादा उस समय पे पॉपुलर हुआ था नारा। ठीक है, ये था आगे, पहला ये था। दूसरा क्या था, सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by जनता पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। तो 1977 में जनता पार्टी एक हमारा पॉलिटिकल पार्टी हुआ करता था। उस समय पे 1977 में लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है उन्होंने क्या स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को बचाओ, लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र को बचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तो यहाँ पे सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला जो है सेव डेमोक्रेसी का नारा था, वो किसके द्वारा दिया गया था, जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1977 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1983। यानी कि वेस्ट बंगाल में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, विधानसभा का चुनाव। ठीक है, तो जब बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, कब, 1983 में, उस समय पे लेफ्ट फ्रंट वालों ने, यानी कि ये भी जो है ना पार्टी है, ठीक है, तो इन सभी लोगों ने
लैंड टू दी टीलर के नाम से जो है अपना एक स्लोगन दिया था। लैंड टू दी टीलर का मतलब क्या होता है मालूम है? उनका जमीन जो कि उसका हकदार है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो उस पर खेती वर्षों से करता आ रहा है, तो वो जमीन किसका होगा? उसी का होगा ना, है ना? नहीं देखो पहले क्या होता था ना, पहले हमारे जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, जो रईस लोग हुआ करते थे, वो गरीब लोगों को लोन देते थे, और यदि वो लोन नहीं चुकता कर पाता था ना, जमीन ले लेता था। तो उस जमीन को ना ले और गरीब लोगों का वोट अपने तरफ अट्रैक्ट करे, इसके लिए उन्होंने नारा क्या दिया था? लैंड टू द टीलर, यानी कि जो जमीन का असली मालिक है उसी का होना चाहिए जमीन। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ऐसे इशू थे उस समय पे, समस्याएं थे जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने लोगों के सामने रख के उसके वोट को अचीव करना चाहता था। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया था कब? 1983 में, और वो भी कहाँ पे? बंगाल में, असेंबली इलेक्शन के दौरान, यानी कि विधानसभा के इलेक्शन के दौरान। उसके बाद उसके बाद है प्रोटेस्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी क्या हुआ था? असेंबली इलेक्शन हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हुआ था कब? 1983 में। उस समय पे हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे जिसका नाम था एनटी रामा राव, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने नारा दिया था प्रोटेस्ट ऑफ द सेल्फ प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, यानी कि तेलुगु के सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाना है, आत्मसम्मान को बचाना है। तो हो सकता है कि उस समय पे तेलुगु लोगों का उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया जाता होगा, है ना, ताकि वोट को अचीव कर सके, वोट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, ले सके, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है ना, आपको अलग अलग प्रकार का नारा देखने को मिल सकता है अलग अलग पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्शन कैंपेन का बात, लेकिन इसके अंदर और भी बात है यहाँ पे लिखा हुआ जैसे। उसके बाद कहा गया है अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, यानी कि जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव का अलग नियम होता है। जैसे हमने आपको पिछले कुछ क्लासों में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि वो किसी भी कैंडिडेट को बर्खास्त कर सकता है, यानी किसी भी पार्टी को वो हटा सकता है नॉमिनेशन से, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन को फाड़ सकता है, वो कैंसिल कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। तो इलेक्शन नियम के दौरान जो है कोई भी पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट क्या क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट किसी भी वोटर को डरा धमका नहीं सकता है। यदि तुम हमको वोट नहीं दिए तो हम तुमको मार देंगे, ऐसा वो नहीं कह सकता है। किसी भी प्रकार से जो है वो डरा धमका नहीं सकता है। पहला ये नहीं कर सकता। दूसरा क्या है भाई? अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कोई भी पार्टी के लीडर हो चाहे कैंडिडेट हो, कोई भी हो, किसी भी वोटर को धर्म के नाम पर भड़का नहीं सकता है या फिर उससे धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं कर सकता है। जैसे होता है ना कि भाई देखो तुम तो हमारे कास्ट के हो, तुम तो हमारे रिलीजन के हो, तो तुम अपना वोट हम ही को देना, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ऐसा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा पाया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि उस पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है और वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि चुनाव के वक्त लागू होते हैं और ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। आगे उसके बाद यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि गवर्नमेंट के किसी प्रकार के रिसोर्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना है चुनाव के कैंपेन के दौरान। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई एक हमारा ना एमएलए है, मान लीजिए कोई एमएलए है, तो ऑब्वियस सी बात है एमएलए है तो उसके पास सरकारी गाड़ी होगा, है ना। लेकिन चुनाव के वक्त अपने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करे। जहाँ भी उनको जाना है अपने प्राइवेट गाड़ी से जाएगा, लेकिन सरकारी गाड़ी से नहीं जाएगा। ये भी हमारा नियम है, बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधा दिया गया था आपको पहले, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सारा कुछ अपना इस्तेमाल करना है। उसके बाद स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर एन असेंबली इलेक्शन, यानी कि विधान सभा। कोई भी कैंडिडेट
एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि 25 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च करता है किस इलेक्शन के लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए, तो वो भी क्या होगा, दोषी पाया जाएगा, मतलब कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पैसा खर्च कर सकता है चुनाव को लेकर, 25 लाख या फिर 25 लाख से कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आज हकीकत में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। 25 लाख का तो वो केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाना खिला देता है ना। उसके बाद अपना पोस्टर छपवाना, बैनर छपवाना, बाजा बजवाना, स्टेज तैयार करवाना, लोगों को इकट्ठा करवाना, बहुत पैसा लग जाता है। ये केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे है। लेकिन हाँ, यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सख्त हो गई तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक लोकसभा के इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने एरिया में 25 लाख या 25 लाख से कम ही खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और एक असेंबली इलेक्शन के लिए कितना कर सकता है, यानी कि विधानसभा के लिए 10 लाख या फिर 10 लाख से कम, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब बात यदि आज हम लोग देखें ना, यदि कि आज प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो थोड़ा बहुत गलत साबित होता है, क्योंकि इससे कई ज़्यादा पैसे जो है ना खर्च हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ दे डू सो, लेकिन यहाँ पे यदि इतना कुछ होने के बावजूद भी, 4 नियम हमने अभी पढ़ा ABCD करके, इतना होने के बावजूद भी यदि कोई कैंडिडेट ऐसा करता है, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैड बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो इस वजह से यदि ऐसा कोई करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोऑपरेशन से, उनके सहयोग से कोर्ट के पास ये पावर है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि उसके नॉमिनेशन को कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाँ, इसके बाद और है हमारे पास, ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। अब देखिए, हमारे भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको कुछ कुछ बातों का ना ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जब भी हमारे नेताजी चुनाव के लिए जाते हैं तो उनको जो है, चुनाव के लिए नहीं, अपने बात को प्रचार प्रसार करने के लिए जब वो जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनको ना कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये हो गया बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, नियम कानून के तहत कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट जो है वर्शिप प्लेस को, यानी कि जो कि पूजा वाला स्थल है, फॉर एग्जांपल मंदिर, फॉर एग्जांपल मस्जिद, फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा, फॉर एग्जांपल चर्च, इन सब जगहों को वो चुनाव के वक्त अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या आपने कभी भी इस चीज़ को देखा है कि मंदिर के ऊपर या फिर मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, कहीं पे भी किसी भी लीडर को लेकर बात फैलाया जा रहा हो या फिर उसके प्रचार प्रसार में मदद किया जा रहा हो? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। रोड पे देखा होगा, रोड के बगल में जो दीवार रहते हैं वहाँ पे आपने देखे होंगे, लेकिन कभी भी जो हमारे पूजा वाला स्थल है, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, वहाँ पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई भी नेताजी गए हैं और वहाँ पे जाके खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। यदि ऐसा होगा तो फिर उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहला ये नहीं कर सकता। और क्या नहीं कर सकता है भाई? यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। चुनाव के वक्त, यानी कि जब वो प्रचार प्रसार करते हैं उस समय पे वो ना ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, ना ही सरकारी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है, और ना ही सरकारी ऑफिसर्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो बात समझ में आ रही है? तो इन सारे चीज़ों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, उनका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेड एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। और जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, यानी कि जब एक बार चुनाव होना शुरू हो जाता है, जब वोट डलना शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई भी मिनिस्टर हो,
कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी प्रकार का प्रॉमिस लोगों से नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार के वो प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं ले सकता है, किसी प्रकार के पॉलिसीज को वो लागू नहीं कर सकता है। यानी कि जब एक बार ये डेट फिक्स हो गया कि उस दिन चुनाव होना है और उस दिन चुनाव शुरू हो गया, तो उस दिन या फिर उस दिन के बाद तक, जब तक कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाए, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाए, उस समय तक कोई भी पार्टी, कोई भी बड़े बड़े मिनिस्टर, कोई भी कैंडिडेट जो है किसी प्रकार का पॉलिसी नहीं ला सकता है, किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट वो नहीं ला सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है मालूम है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी मिनिस्टर जो है चुनाव के वक्त, यानी कि वोटिंग के वक्त जो है, अपने लोगों का ध्यान ना भटका सके। उसके मन में जिस भी कैंडिडेट को वोट डालना है वो जाके चुपचाप जाए और डाल के आ जाए, है ना। तो जब चुनाव हो रहे होते हैं हमारे, जब वोट डल रहे होते हैं, उस समय पे ये सारा काम आप नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप जीत जाइएगा, आपका गवर्नमेंट बन जाएगा, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए, है ना। तो ये था हमारा बेसिकली इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हमारा आएगा अगले वाले क्लास में अगला वाला टॉपिक, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, तो लंबा हमारा वीडियो भी हो गया है, लंबा क्लास भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया होगा, कोई डाउट इसमें? चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।